हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तबीयत ठीक आप है। लोगों की सबकी ठीक है? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर खैरियत ये से से होंगे, होंगे। खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मेरे भाई जो हैं वो जो एक बहुत ही संगेज वीडियो लेके आए हैं कि बिल्कुल। तो आज की वीडियो जौन सी है वो भाई एक बहुत ही प्यारे शहर। वो जब बरे सगीर था इकट्ठा था तो तब भी इकट्ठे थे। आज चढ़दा पंजाब ते लेंदा पंजाब और शहर का नाम है लाहौर। तो असल में वीडियो इस चीज के ऊपर है कि लाहौर वीडियो इंडिया। है जी हाउ इंडिया लॉस्ट लाहौर टू पाकिस्तान, के किस तरह इंडिया वालों ने जो हमारा लाहौर है ये उनसे वो जुदा हुआ। इसकी कहानी जो है वैसे बड़ी बिल्कुल तारीखी होगी, ये हमें भी नहीं पता है कि किस तरह उन्होंने 1947 में किस तरह वो आए हैं या मतलब कब वो पार्टीशन का क्या सीन सिनेरियो हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे जी ही है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो देखते हैं जी किस तरह ये सारा सिनेरियो जो है। अमृतसर टू लाहौर। पंजाबी भाषा में एक कहावत कही जाती है कि जिनने लाहौर नहीं देखा देखा वो जन्मिया ही नहीं नहीं। नहीं। यानी जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। पुराने जमाने से ही वाकई में लाहौर शहर को हिंदुस्तान का दरवाजा कहा जाता है, क्योंकि मिडल एशिया और अरब से आने वाले यात्रियों के लिए लाहौर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी। वाकई और बिल्कुल बताया ऐसे ही है। जाता है कि दिल्ली गुजरगाह तक थी। पहुंचने के लिए कमाल है। लाहौर से ही गुजरना होता था। लेकिन बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और आज तक ये बात कही जाती है कि लाहौर की ज्यादातर आबादी सिख और हिंदू ही थी। इस लिहाज से ये शहर हिंदुस्तान के हिस्से में आना चाहिए था, ना कि अमृतसर के साथ है ना। पाकिस्तान के। बिल्कुल। तो आज अपनी इस वीडियो में हम इसी दावे की पड़ताल करने जा रहे हैं कि कैसे लाहौर पाकिस्तान के पास गया। जानना चाहते हैं? और चलिए हमारे साथ। लाहौर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है और कहा भी क्यों ना जाए। पाकिस्तान के वेरी रेवेन्यू का इमोशनल। 11.5% हिस्सा अकेले लाहौर से जो आता है। इसके अलावा ये प्रोविंशियल इकोनॉमी में भी 19% का योगदान देता है। बिल्कुल लाहौर ऐसे ही है। पाकिस्तान का एक बिल्कुल ऐसे इम्पोर्टेंट मेजर हिस्सा है। है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पार्टीशन के वक्त लाहौर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हिस्सा होने वाला था। अच्छा। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों का भी यही मानना है, लेकिन आखिर में ऐसा नहीं हो पाया। अब इन लोगों की बातें सुनकर बार बार दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि लाहौर पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के हिस्से में जाना चाहिए था। और बाद में ऐसा क्या हुआ कि नहीं ऐसी लाहौर को बात नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा लाहौर बना दिया गया। लाहौर हमारी है अपनी अब बात। इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा दोस्तों, इतिहास में पूरे 76 साल पीछे। शुड लाहौर हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया? देखिए, बड़े बूढ़े बताते हैं कि लाहौर को भारत का हिस्सा मानने के पीछे कई वजह थी। दरअसल उस वक्त रिलीजन के बेसिस पर शहरों का बंटवारा हुआ था। जिस शहर में मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज्यादा थी वो पाकिस्तान के हिस्से चला गया, और जिस शहर में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी वो हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया था। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। इसके साथ ही इसमें कई और फैक्टर्स भी शामिल थे। समुदाय की पॉपुलेशन के अलावा ये भी देखा जा रहा था कि प्रॉपर्टी ओनरशिप किस रिलीजन के पास ज्यादा है। बता दें कि 1941 के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार लाहौर में 40% नॉन मुस्लिम लोग रहते थे, वहीं 80% प्रॉपर्टी ओनरशिप भी नॉन मुस्लिम्स के पास थी। इस वजह से लाहौर की इकोनॉमी में गैर मुस्लिम का बहुत ज्यादा प्रभाव था। ये सबसे मेन कारण था कि जिसकी वजह से लग रहा था कि लाहौर भारत का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। इसके अब साथ देखो ही क्या कोई लाहौर भी में चीज रिलीजियस की बेस पे जो आजाद होगी तो जाहिर सी बात है कि वो तो फिर जहाँ रिलीजियस अगर ज्यादा है वहाँ उसी के शहर के अंदर उसको कि मतलब मुल्क के अंदर उसको तस्वुर किया जाएगा ना। क्योंकि देखो कि अगर पाकिस्तान भी आजाद हुआ तो रिलीजियस की बेस के यार ऊपर आजाद। पार्टीशन से पहले जब वो इकट्ठे होंगे तो वहाँ जो बिजनेसमैन जो ओनर हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो ज्यादा, जो कारोबारी वो होंगे वो तबका होगा ना हिंदूज उनका तो वो कम्युनिटी उन्होंने का। बताया तो है वो हाँ हिंदू ही तो है ना, तो 80% इसलिए प्रॉपर्टी वो उन्हीं जाना, की थी। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि इसलिए जाना जा रहा था कि यार जब बिजनेसमैन इतना इंडिया गया है तो वो लाहौर शायद में भी के उधर भी बिल्कुल ऐसे ही है। उधर हो। नॉन मुस्लिम का अधिकार बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, बिजनेस, इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल पर भी बहुत ज्यादा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि वहां का श्री गंगाराम हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी गंगाराम तो अभी हॉस्पिटल, भी है ना, दयाल हॉस्पिटल सिंह है। कॉलेज जैसे हॉस्पिटल थे जो दयाल अभी सिंह सिख भी भी है। और सारे हिंदू हैं ही ये सारे यार। हैं चलाते ना, थे। बिल्कुल ये सारे इसके अभी भी अलावा हैं। ये महाराजा रणजीत सिंह की रियासत की कैपिटल भी थी। वहीं तब के लाहौर को और बेहतर समझने के लिए चलिए सबसे पहले आपको यहाँ की सांस्कृतिक विरासतों के बारे में बता देते हैं। देखिए, आर्य समाज मंदिर, महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर,
भैरव मंदिर, रावर रोड पर श्री कृष्ण मंदिर, दूध वाली माता मंदिर, महाराजा रणजीत सिंह समाधि, डेरा साहिब, प्रकाश स्थान श्री गुरु रामदास जी, भाभारियान जैन दिगंबर मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर यहाँ के कुछ मशहूर धार्मिक स्थल हैं। वहीं लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में तो 8,671 संस्कृति और हिंदी की पांडुलिपियां आज भी रखी हुई हैं। लाहौर में उस समय बड़े व्यापारी हिंदू ही थे। अब यहीं से आता है दोस्तों हमारा अगला सवाल कि जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की थी, प्रॉपर्टी ओनरशिप का फैक्टर भी हिंदुओं के खेमे में था, तो फिर कैसे ये पाकिस्तान में चला गया? हाउ डिड द पार्टीशन हैपन? दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होना था तब ब्रिटेन से एक शख्स को बुलाया गया था जिसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। उन्हें आदेश दिए गए थे कि भारत और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि रेडक्लिफ न कभी पहले भारत आए थे और न उन्हें यहाँ के कल्चर की समझ थी। बस अंधे मुंह उन्हें भारत को बांटने का जिम्मा सौंप दिया गया था। उनकी लीडरशिप में एक रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया और इसी कमीशन ने बंटवारे के लिए बॉर्डर लाइन बना दी। उन्होंने जो बॉर्डर बनाया बाद में उसे ही तो रेडक्लिफ लाइन का नाम दिया गया था। उन्होंने ही डिसाइड किया था कि भारत और पाकिस्तान में कौन सा शहर कहां पर रहेगा। वहीं लाहौर का फैसला भी रेडक्लिफ ले चुके थे कि उसे किस खेमे में डालना है। और इसी ऐतिहासिक फैसले के बाद आती है 12 अगस्त 1947 की वो तारीख जहां से शुरू हुई एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस उठापटक। लाहौर में बंटवारे की बात को सुनकर दंगे फैल चुके थे। उधर बताया जाता है कि लाहौर ने आज से पहले कभी ऐसी सुबह नहीं देखी है। सड़कों पर हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी। अंग्रेजों का कहना था कि किसी ने लाहौर के भारत में शामिल होने की अफवाह बाहर उड़ा दी थी और इसी के विरोध में हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया था। महज 24 घंटे के अंदर ही लाहौर में हालात इतने बिगड़ गए थे कि गवर्नर जेंकिंस ने लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीग्राम भेजकर फौज को बुलाने का डिमांड कर दी। उन्होंने लिखा था कि लाहौर और अमृतसर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कत्लेआम करते हुए कई पुलिस वालों को भी देखा गया है। इसके साथ ही एक बड़े मुस्लिम नेता लियाकत अली ने एक नारा भी दिया था कि हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। लाहौर की हर गली, हर मोहल्ले में यही नारा गूंज रहा था। लोग बताते हैं दोस्तों कि लाहौर के इस कत्लेआम की असल वजह सिरिल रेडक्लिफ ही थे। उनके ऑफिस से ही यह इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। लाहौर पहले भारत के हिस्से में ही आना था, लेकिन 12 अगस्त को इतने लोगों का खून बहा कि लाहौर को भारत में मिलाने का फैसला गुपचुप तरीके से बदलना पड़ा। कहते हैं कि रेडक्लिफ का एक एसोसिएट पाकिस्तान को कोई भी बड़ा शहर ना दिए जाने से नाखुश था। लाहौर भी जब हाथ से निकलने लगा तो उसने यह इंफॉर्मेशन लियाकत अली को भेज दी थी। कुलदीप नैयर नाम के एक पत्रकार ने एक रेडियो चैनल को बता दिया था कि उसकी रेडक्लिफ से मुलाकात हुई थी। इस दौरान रेडक्लिफ ने नैयर से कहा था कि बॉर्डर लाइन खींचने के लिए उसे सिर्फ 10 से 12 दिन मिले थे। उन्होंने बस एक बार हवाई जहाज से ही भारत को देखा था और उसे बताया गया था कि लाहौर हिंदुओं का शहर है, उनकी प्रॉपर्टी मुसलमानों से ज्यादा है। लाहौर तब बहुत बड़े शहरों में गिना जाता था। लेकिन एक चीज ये सोचने वाली है कि देखो कि सारी जो सा प्रोसेस किया वो किया तो गोरों ने ना, वो सारी जो सी चीजें लेके आए, ये दंगे हुए, फसाद हुए, असल में चीजें तो उन्होंने की ना। ये सब की सब जो सी है उसको मैनिपुलेट बिल्कुल आगे से करना। देखो कि अगर आप वो लाइन ऐसे खींचते ही ना तो वो ये चीजें होती ना। ठीक है, डिवाइड भी तो करना था ना यार, लेकिन डिवाइड का एक असूल था ना। देखो जैसे अगर आइन के वो अगर लाहौर उधर कर देते तो फिर जैसे वो बता रहे थे कि लियाकत अली खान को उन्होंने बता दिया कि कोई भी बड़ा शहर पाकिस्तान को नहीं दे रहे। उन्होंने फिर आगे वो नारा भी वो जो बता रहे हैं कि गली गली में पे ये नारा था। बिल्कुल हंस के लेंगे। इस लिहाज से उसे हिंदुस्तान का हिस्सा होना था, लेकिन पाकिस्तान को अब तक कोई बड़ा शहर मिला था नहीं। तो रेडक्लिफ का कहना है कि बंटवारे के बाद मुझसे नाराज रहने वाले पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि मैंने भारत से लेकर उन्हें लाहौर दिया है। इसके साथ ही उस समय सिरिल रेडक्लिफ ने जो बॉर्डर डिसाइड किया उसके हिसाब से पंजाब के 2 शहर फिरोजपुर और गुरदासपुर भी पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। और कुछ दिन बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडक्लिफ से दोनों शहरों को वापस भारत में शामिल करने का आदेश दिया था। तो माउंटबेटन के इस आदेश से उन दोनों शहरों में भी बहुत मारकाट हुई थी। इसके दूसरे तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों के ही लीडर्स फौज के बंटवारे का भी दबाव बना रहे थे। फील्ड मार्शल सर क्लाउड अचिलेक भी रेडक्लिफ के पास आ चुके थे। ज्योग्राफिक पॉपुलेशन के हिसाब के साथ फौज के बंटवारे का प्लान बना। इसके अलावा एयरफोर्स के भी 10 स्क्वाड्रन थे। इनमें से 8 भारत और 2 पाकिस्तान को दिए गए। इसी तरह नेवी के 2 यूनिट भारत को और 1 पाकिस्तान के हिस्से में चली गई।
तय ये हुआ था कि अप्रैल 1948 तक दोनों देशों की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल अचिलेकी रहेंगे। दोनों देशों की सेनाएं बेलगाम ना हो, इसके लिए जॉइंट डिफेंस काउंसिल बनाया गया था, जिसके चेयरमैन लॉर्ड माउंटबेटन खुद बने। बताया जाता है दोस्तों कि 3 अगस्त को गांधी की कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से मुलाकात हुई। नेहरू के कहने पर गांधी ने हरि सिंह से सिर्फ इतना कहा था कि रामचंद्र काक को निकाल दीजिए। दरअसल रामचंद्र काक हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे। 12 अगस्त को महाराजा ने काक को बर्खास्त कर दिया था। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उस दिन गांधी ने अगर हरि सिंह से भारत में मर्ज होने की गुजारिश की होती तो कश्मीर की जो आज समस्या है वह होती नहीं। लेकिन गांधी सिर्फ काक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला तक ही बात करके वापस आ गए। इसकी एक बड़ी वजह जून में माउंटबेटन का कश्मीर दौरा था। जून के तीसरे सप्ताह में माउंटबेटन कश्मीर में महाराजा हरि सिंह से मिलने पहुंचे। माउंटबेटन ने कहा कि यहाँ की ज्यादा आबादी मुस्लिम है। अच्छा, ऐसे में पाकिस्तान माउंट बैटन भी जौन से थे वो भी के मतलब इस चीज को चाह रहे थे कि यार ये ऐसे के मतलब दंगे फसाद ना हो और इजीली जो चीजें हो रही हैं वो सेटलमेंट होके और वो चीजें हो जाए। देखो कि अगर वो हर चीज के अंदर अपनी लाले दे रहे थे कि यार ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो, कि मतलब यार वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमें पहले में जाना ही सही होगा। महाराजा ने माउंटबेटन की बात खारिज करके उनकी सलाह ठुकरा दी। महाराजा का झुकाव जिन्ना से ज्यादा नेहरू की तरफ था। तभी उन्होंने अपने सबसे विश्वास वाले आदमी काक को भी हटाने में देर नहीं की। इसके साथ ही देखा जा रहा था दोस्तों की आजादी की तैयारियां सिर्फ अपने देश में ही नहीं चल रही, बल्कि लंदन में भी वैसा ही मंजर देखने को मिल रहा था। यहाँ भारतीयों का सबसे बड़ा अड्डा इंडिया हाउस हुआ करता था। लंदन में तब कृष्ण मेनन हाई कमिश्नर होते थे। तय हुआ था कि कृष्ण मेनन की लीडरशिप में आजादी से जुड़ा एक कार्यक्रम आयोजित होगा। ब्रिटिश पीएम एटली और उनके कैबिनेट को भी इसमें शामिल होने का न्योता भेजा गया। इसके अलावा कृष्ण मेनन 1957 में देश के रक्षा मंत्री भी बने। अब इन सब चीजों के बीच अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो रेडक्लिफ की इन गलतियों का खामियाजा सीधे तौर पर लाहौर की जनता ने तो भुगता। जो लाहौर शायद भारत के हिस्से में होना था वो पाकिस्तान में चला गया और लाहौर से बड़े बड़े हिंदुओं और सिख जमींदारों को अपनी शर्ती छोड़कर भारत की तरफ आना पड़ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद हाँ जी गाइस, हाँ जी, तो यार स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह उन्होंने ये निज़ाम पूरे का करके वैसे, ऐसे ही हालांकि हो बिल्कुल। सकता था अगर इस तरह की वही ना कि अगर इनकी वो स्टोरी है। लेकिन देखो ना कि अगर असल में बात तो ये थी कि देखो कि अगर दो मुल्कों में जो पहले भी बात अगर कर रहा था कि दो मुल्क अगर रिलीजियस की बेस पे आजाद हो रहे हैं ना, तो फिर जैसा आइन था वैसे ही चलना चाहिए था। ऐसे ही ठीक है, ऐसे जिस ही- शहर में वो ऐसे। इस ऐसे आजाद हो रहे थे ना कि जिस शहर में मुसलमान ज्यादा वो मुसलमान का शहर, शायद जो हिंदू जिस शहर में ज्यादा वो हिंदुओं का शहर। तो इस हिसाब से अगर हिंदू लाहौर के अंदर सिख ज्यादा थे तो ये लाहौर को नहीं बैलेंसिंग करके वैसे चलना चाहिए था। हाँ, ये तो वो जो है स्टैंडर्ड्स ऑफ इंसान बिल्कुल ह्यूमैनिटी भी है, तो बिल्कुल उसके ऐसा ही लिहाज है, से भी इनको वो करना चाहिए था। बट बिल्कुल ये सियासत और चीजें यही हैं, बस अभी इधर भी यही हाल है, उधर भी यही हाल है। जो ऊपर वाली जनता है वो बिल्कुल वो फायदा उठा रही वो है। फायदा उठा रही है। चलें तो, जी, तो तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए यार, और हम नेक्स्ट भी इस तरह की कोई वीडियो हमारे आती है तो इंशाल्लाह हम वो भी लेके आते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।